नमस्कार, मैं ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे उपस्थित हूँ आपके समक्ष एक जन्म कुंडली का अध्ययन करने के लिए। ये एक सिर्फ 21 वर्ष के एक बालक का या यूं कह लीजिए एक युवक का कुंडली है, जिसका अध्ययन हम और आप मिलकर करेंगे। और इस कुंडली के अध्ययन में बहुत सारी चीजें हम जानने की भी कोशिश करेंगे। सिर्फ 21 साल का है ये बालक और प्रश्न कई सारे जो आमतौर पे आज युवक वर्ग के मन में लगातार उत्पन्न होता रहता है, वही प्रश्न इस बालक के कुंडली में भी हम देखेंगे और इसने जो पूछा है एक एक करके उस प्रश्न का जवाब हम देंगे। तो आइए चलते हैं इनके कुंडली की तरफ। तो मैंने बताया कि ये सिर्फ 21 वर्ष के हैं और इनका जो नक्षत्र है वो स्वाति नक्षत्र में इनका जन्म हुआ है और पाया जो है इनका वो चांदी यानी रजत पाया में इनका जन्म हुआ है। तो चांदी का पाया जो है अच्छा माना गया है। अब चलते हैं सीधा इनके लग्न कुंडली की तरफ। तो ये इन्होंने वृषभ लग्न में जन्म लिया है और लग्न जो है इनका 7 डिग्री पे बैठा हुआ है। यहां मैंने 7 लिख रखा है, 7 डिग्री पे, यानी कि सम राशि है। तो लग्न जो है इनका मृतक हम नहीं कहेंगे, क्योंकि विषम राशि में जो है वो 1 से लेकर के और 6 डिग्री तक बाल अवस्था में होता है ग्रह। उसी प्रकार सम राशि में जो है वो मृतक अवस्था में होता है। तो हम ये 7 अंश पे लग्न है, यानी कि उससे थोड़ा सा ऊपर है, तो लग्न का 7 अंश पे होना लगभग ठीक है। अब वहीं पे लग्नेश जो बनते हैं शुक्र, वो कुंडली के 11वें भाव में जाकर के बैठे हैं। कैसे? उच्च के होकर बैठे हैं, डिग्री बाय 21 डिग्री यानी 21 डिग्री पे बैठे हैं। यानी लग्न और लग्नेश यदि जातक का मजबूत हो तो उसके अंदर महत्वाकांक्षा बहुत ज्यादा होता है जीवन में आगे बढ़ने के लिए। जिस जातक के कुंडली में लग्न और लग्नेश मजबूत है, 19 संदेह जीवन में आगे जाएगा ही जाएगा, क्योंकि जातक का व्यक्तित्व है लग्न। हम जातक के लग्न और लग्नेश से ये पता कर सकते हैं कि जातक का व्यक्तित्व कैसा है। और जातक का जो लग्न है वो भी स्वाति नक्षत्र में बैठा है और जातक का जन्म भी स्वाति नक्षत्र में हुआ है। और स्वाति नक्षत्र के जो स्वामी हैं कौन? राहु देव, वो कुंडली के पराक्रम भाव में जाके बैठे हैं, अत्यंत श्रेष्ठ। और चूंकि ये वृषभ लग्न की कुंडली है तो यहाँ जो राहु होते हैं वो कैसे हो जाते हैं? तो कारक हो जाते हैं। ये बहुत ही बढ़िया है। अब यहीं पे जातक का जो पंचम भाव के स्वामी बनते हैं बुध देव, वो जाके कुंडली के 11वें भाव में नीच के बैठे हैं। और मैंने आपको हमेशा बताया है कि 11वें भाव में या एकादश भाव में बैठा हुआ कोई भी ग्रह हो वो शुभ फल प्रदान ही करता है, चाहे वो पापक ग्रह हो और चाहे शुभ ग्रह हो। तो लग्नेश का जाकर उच्च होकर बैठना, पंचम भाव का स्वामी का जाकर के नीच राशि में बैठना, लेकिन शुक्र के यहां पे जो उच्च के हो जाते हैं तो वहां पे बुध का नीचत्व भंग हो जाएगा और बन जाएगा नीच भंग राजयोग। अब वहीं पे यहां पे भाग्य भाव के और कर्म भाव के स्वामी जाकर कुंडली के अष्टम भाव में बैठे हैं नीच होकर के। लेकिन षड्बल में जो है वो शनि सबसे मजबूत है, यानी षड्बल में शनि को बलाबल प्राप्त है। अब इस जातक को 24/2/2014 से लेकर के और 24/2/2030 तक देवगुरु बृहस्पति की महादशा चल रही है, जो इस लग्न में कारक नहीं होते हैं। अब यही समझने वाली बात हो जाती है कि जब इस कुंडली में देवगुरु बृहस्पति कारक नहीं होते हैं और बैठे कुंडली के 12वें भाव में है, तब तो निस्संदेह खराब फल प्रदान करेंगे। तो आपको इस बात को समझना होगा कि जातक की उम्र क्या है। जातक की जो उम्र है उस समय उसका जो, अब जाहिर सी बात है कि 20-21 साल का जो उम्र है जातक का, वो शिक्षा अध्ययन करने का है। अब उच्च शिक्षा के स्वामी जाकर कुंडली के 12वें भाव में नीच के बैठे हैं, देवगुरु बृहस्पति जाकर के जो शिक्षा के कारक हैं वो जाकर कुंडली के 12वें भाव में बैठे हैं और पंचम भाव का स्वामी जाकर के नीच राशि में बैठे हैं। हालांकि नीचत्व तो भंग है, लेकिन पंचम भाग्य भाव में या जो उच्च शिक्षा के स्वामी शनिदेव का नीच होकर बैठना और शिक्षा के कारक का भी जाकर के
कुंडली के 12वें भाव में बैठना जातक की शिक्षा पर निस्संदेह प्रभाव डालेगा, और डाला। जातक की शिक्षा अच्छी नहीं हुई और ये बालक जो है वो बीच में ही अध्ययन को रोक दिया। 12वीं पास करने के बाद ये जातक जो है, ये बालक जो है आगे पढ़ाई नहीं किया और अपनी पढ़ाई को रोक दिया। अब इसके चंद सवाल अब यहीं से प्रारंभ होते हैं। इसने सबसे पहले पूछा कि शिक्षा क्यों मेरी नहीं हुई आगे, मेरा पढ़ने में क्यों मन नहीं लगा। तो देखिए जहां मन की बात आती है वहां सीधा चंद्रमा पे हम चले जाते हैं। तो चंद्रमा इसका जो कुंडली के छठे भाव में बैठा है और कैसा नीचा आरोही चंद्रमा जाकर के और 8 नंबर की राशि में जाकर के यहाँ नीच हो जाते हैं। तो चंद्रमा नीचा आरोही है और दोनों तरफ कोई भी ग्रह नहीं है। तो जातक का जो चंद्रमा है वो कैसा, तो केमुद्रुम दोष में है। चंद्रमा को है केमुद्रुम दोष लग गया। और चंद्रमा पे हालांकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है, लेकिन साथ ही साथ सूर्य की, शनि की और मंगल की भी दृष्टि चंद्रमा पे है। तो चंद्रमा कहीं ना कहीं खराब है, जातक को परेशान करते रहेगा। और जब भी जातक की जो तुला राशि है, तो मुख्य जब उसके पढ़ने का जब समय था तो शनि की 7.5 चली और रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं हुआ। एक सामान्य दर्जे का रिजल्ट रहा, बहुत अच्छा अंकों से ये पास नहीं हुआ है 10वीं या 12वीं में, क्योंकि मन जब भी शनि की दृष्टि चंद्रमा पड़ेगी जातक का मन अस्थिर रहेगा और मन अस्थिर रहा इनका, जिस कारण से शिक्षा अच्छी नहीं हो पाई। अब जातक का एक प्रश्न है कि मैं कौन सा व्यापार या व्यवसाय करूं। ये लगभग मेरे पास 5-6 महीने पहले आए थे और इन्होंने पूछा कि मैं क्या व्यवसाय करूं। क्या मैं खाने पीने का व्यवसाय कर सकता हूं, क्या मैं मसालों का व्यापार कर सकता हूं, मसाले पीस करके पैकेट में और पैक करके अपना ब्रांड लगा के बेच सकता हूं। एक बात याद रखिएगा, जब भी कुंडली में सूर्य उच्च के होंगे तो जातक अपना ब्रांड जरूर बनाता है। और यहाँ पे कुंडली में 12वें भाव में सूर्य कैसे हैं, तो उच्च के बैठे हैं, यानी जातक अपना ब्रांड जरूर बनाएगा। 10वें भाव के स्वामी हालांकि जाकर के नीच राशि के बैठे हैं, लेकिन जब भी सूर्य शनि के साथ बैठते हैं तो शनि का पावर बढ़ जाता है और सूर्य उच्च के बैठे ही हैं। तो मैंने कहा कि हाँ बिल्कुल आप कर सकते हैं, आप खाने पीने का व्यवसाय कर सकते हैं। और आप यकीन नहीं मानेंगे, मात्र 6 महीनों में जातक का टर्नओवर काफी अच्छा हो चुका है और ये वो व्यापार कर रहे हैं। राहु जो है वो मसाले के जितने भी स्पाइसी जो मसाले हैं ना, उसके कारक राहु हैं। और मैंने आपको बताया क्या, स्वाति नक्षत्र में जन्म हुआ है और लग्न भी स्वाति नक्षत्र में है और राहु पराक्रम भाव में जाके बैठे हैं। तीसरे भाव में राहु का बैठना अत्यंत श्रेष्ठ होता है। ऐसा जातक निस्संदेह पराक्रमी होता ही होता है। तो जातक ने वो काम प्रारंभ किया और खाने पीने के जो स्वामी शुक्रदेव वो कुंडली के आय भाव में बैठे हुए हैं, लग्नेश होकर के। लग्नेश जब भी आय में बैठे, लग्न का स्वामी जब भी आय भाव में बैठे, तो जातक निरंतर आय के बारे में ही सोचता रहता है। मतलब जब भी लग्नेश जिस भाव में बैठेगा उस भाव की वृद्धि कर देगा। तो जातक का लग्नेश कुंडली के आय भाव में बैठा है, जातक के आय में वृद्धि करेगा। जातक निरंतर सोचते रहेगा कि कहां से मैं आय प्राप्त कर लूं। ये बड़ा ही श्रेष्ठ है। और व्यवसाय के कारक बुध भी वहीं जाके बैठे और उनका निचत्व भंग है और आय भाव में बैठे, तो जातक निस्संदेह कुशल व्यापारी बन सकता है। यहां पे वाणी भाव के स्वामी भी बुध ही हैं और पंचम भाव के स्वामी भी बुध ही हैं। अत्यंत श्रेष्ठ है ये। निचत्व बुध का भंग है, हम बुध और शुक्र का थोड़ा सा उपाय करके और जातक को और भी लाभ दिला सकते हैं। और बुध भी इनके 15 डिग्री पे बैठे हैं, यानी पूर्ण युवावस्था में बैठे हैं, बलाबल में बैठे हैं। शनि खराब होकर के भी सरबल में मजबूत है। तो जातक व्यवसाय कर रहा है और व्यवसाय में जातक की उन्नति है। व्यवसाय करने के पहले इनका एक प्रश्न मेरे से और भी था कि पंडित जी क्या मैं विदेश में जाकर वास कर सकता हूं। तो आइए हम चलते हैं उस प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पे स्वदेश का स्वामी जाकर के विदेश में उच्च का बैठना, लग्न के स्वामी का जाकर के कुंडली के आय भाव में बैठना, परमानेंट विदेश का स्वामी जाकर के कुंडली के विदेश भाव में बैठना और आय भाव के स्वामी का विदेश भाव में बैठना और कर्म भाव के स्वामी का भी जाके विदेश भाव में बैठना अत्यंत श्रेष्ठ। यानी कि कुंडली चारों तरफ से ही कह रही है कि हाँ विदेश जाओ और विदेश में जाके जातक ज्यादा सफल होगा भारत में रहने के अपेक्षा। क्यों? क्योंकि स्वदेश का स्वामी विदेश में, परमानेंट विदेश का स्वामी और आय का स्वामी विदेश में, कर्म का स्वामी विदेश में, यानी जातक चारों तरफ से जाते कुंडली कहती है कि आप विदेश में जाकर के वास करेंगे तो निस्संदेह आपको फल प्राप्त होगा। और साथ ही साथ सप्तम भाव व्यवसाय का स्वामी भी मंगल जाकर के कहा तो विदेश में,
यानी चार चार ग्रह जाके विदेश में बैठे हैं, अत्यंत श्रेष्ठ है। और जातक को आगे चल करके विदेश ये ग्रह लेके जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दशा चल रही है और वो परमानेंट विदेश का स्वामी है। और जातक के मन में बार बार आता है और उन्होंने कहा भी है कि मैं अपने यहाँ पे कार्य को जमा करके और विदेश जाऊंगा। तो ये काम यहाँ पे जमा करके अपने पिताजी के भरोसे छोड़ करके और विदेश चले जाएं, इसी में इनका ज्यादा हित है, क्योंकि ये कुंडली चीख चीख के कह रही है कि विदेश में सफलता निस्संदेह मिलेगी और जबरदस्त मिलेगी। ये बहुत ही श्रेष्ठ है। साथ ही साथ यहाँ पे मैं आपको एक और चीज बता दूं कि यहाँ पे केतु की दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जब भी केतु की दृष्टि यदि कुंडली के पंचम भाव पे होती है, केतु बैठे हैं उच्च शिक्षा के भाव में, मित्र राशि में बैठे हैं शनि की राशि में, लेकिन जब भी केतु की दृष्टि पंचम भाव पे होती है, केतु पंचम भाव बैठते हैं, शिक्षा को निस्संदेह कहीं ना कहीं बाधित कर देते हैं। इनका काम है शिक्षा को बाधित कर देना। ये पॉइंट मुझसे छूट गया था, इसलिए मैंने आपको ये बताने की कोशिश की। ये सारे बात आप याद रखिए, पता नहीं कब मुंह से क्या आ जाए या क्या दिमाग में बातें आ जाए। तो ये बड़ा ही श्रेष्ठ है। शिक्षा नहीं हुई, व्यवसाय बहुत बढ़िया चल रहा है, इतना ज्यादा डिमांड है कि ये उसकी पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, काफी ज्यादा इनका व्यवसाय अच्छा चल रहा है। और मैंने इनको ये भी बताया कि आगे चल के आप रेस्टोरेंट या होटल वगैरह या फास्ट फूड सेंटर इत्यादि भी आप खोल सकते हैं। वो भी शुक्र का और राहु का क्षेत्र है। जितने भी फास्ट फूड हैं उन सबका कारक राहु ही है। इसलिए छोटे बच्चों को यदि फास्ट फूड ज्यादा खाते हैं छोटे बच्चे, तो उनका राहु कहीं ना कहीं खराब हो जाता है। अब इस कुंडली में एक और चीज है क्या, तो शुक्र बहुत बलाबल में है। जातक यदि अपने चरित्र पर संयम रखे तो निस्संदेह आगे बढ़ते चला जाएगा, क्योंकि जब धन आएगा तो जातक की मति परिवर्तित होगी। हालांकि ये देवगण के हैं, लेकिन फिर भी मैं इनको ये सतर्कता बताया हूं और इनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जातक को अपने चरित्र को हमेशा पवित्र रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब भी शुक्र की दृष्टि कुंडली के पंचम भाव में होती है, नीच की दृष्टि है, तो शुक्र जो है वो कहीं ना कहीं प्रेम विवाह की तरफ लेके जाते हैं। तो जातक प्रेम विवाह करे, अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा सतर्क होके, थोड़ा सा अपने जो कुंडली का मिलान करके, क्योंकि मंगल का जाके कुंडली के 12वें भाव में बैठना ये जातक को मांगलिक बनाता है। और ये अपने ही चूंकि राशि में बैठे हैं मंगल, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन फिर भी लग्न कुंडली से जातक जो है वो कहीं ना कहीं मांगलिक है। और साथ ही यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 और चंद्र कुंडली से मांगलिक है। तो जातक को कुंडली मिला के विवाह करे यदि जातक, तो अत्यंत श्रेष्ठ होगा, क्योंकि लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली दोनों से मांगलिक है। लेकिन जो पत्नी का कारक शुक्र है वो उच्च का है, यानी कि सुख तो कहीं ना कहीं मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन कुंडली मिला के किया जाए तो जो छोटे मोटे जो विवाद होने हैं वो भी नहीं होंगे। तो जातक का ये प्रश्न था कि मेरा वैवाहिक जीवन कैसा होगा, तो वैवाहिक जीवन के लिए ठीक होगा, क्योंकि शुक्र के यहाँ बलाबल, शुक्र उच्च के हैं, बलाबल में भी अच्छे हैं। हालांकि अष्टम भाव मैंने आपको बताया कि लग्न कुंडली चंद्र कुंडली दोनों से मांगलिक है, तो लड़की यदि मांगलिक हो तो अत्यंत श्रेष्ठ है। अब एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न एक और आ जाता है कि देवगुरु बृहस्पति की महादशा में जातक को सफलता ये कैसे? देवगुरु बृहस्पति तो इस कुंडली में अकारक है या मारक है। हाँ है, शिक्षा में उन्होंने बाधा उत्पन्न किया, लेकिन एक और प्रश्न आता है, वो आय भाव के स्वामी है यहाँ पे और अष्टम भाव के भी स्वामी यहाँ पे हैं। तो जब भी 6 8 12 का स्वामी जाकर के 6 8 12 में बैठे तो विपरीत राजयोग बना देता है। तो यहाँ यदि हम लग्नेश को यदि मजबूत कर दें तो बृहस्पति संपूर्ण फल देने के लिए बाध्य है अपने। और बृहस्पति की 5वीं दृष्टि कुंडली के 4थे भाव में पड़ेगी, भूमि वाहन मकान माता का सुख जो है, तो जातक को व्यय तो होगा, लेकिन कैसे? तो जातक शुभ कार्य में व्यय करेगा, क्योंकि ये देवगण का है, तो ये अत्यंत श्रेष्ठ है। तो बृहस्पति से हाँ, और बृहस्पति सड़बल में जो है वो 6 अंक लेके बैठे हैं। बृहस्पति सड़बल में 6 अंक है, इनको अष्टक वर्ग में क्षमा कीजिए, अष्टक वर्ग में बृहस्पति के पास 6 अंक है। तो अष्टक वर्ग में यदि उनको यहाँ मेष राशि में 6 अंक प्राप्त है तो निस्संदेह अच्छे फल देने के लिए बाध्य है। और यहाँ जो सड़बल में भी बृहस्पति के पास जो है वो बलाबल है। तो किसी भी ग्रह के फलाफल को कहने के पहले अष्टक वर्ग में जाकर के उसके अंक को देखिए कि उस राशि में उसको कितने अंक प्राप्त हैं, और साथ ही सड़बल में वो कितना मजबूत है। तो बृहस्पति की दिशा में जातक शिक्षा तो नहीं हुई, लेकिन व्यवसाय चरम सीमा पे है। और इसके बाद 2030 में जातक को शनि की महादशा आएगी, और शनि भी यहाँ पे अष्टक सड़बल में मजबूत है,
और अष्टक वर्ग में उनको काफी अच्छा अंक प्राप्त है, तो वो भी दशा खराब नहीं जाएगी। सामान्य उपाय से हम उसको भी ठीक कर सकते हैं। लेकिन बृहस्पति की दशा, चूंकि बृहस्पति विपरीत राजयोग में है और यहाँ पे लग्न का स्वामी जाकर के उच्च होकर बैठा है और षड्बल में मजबूत होकर बैठा है, अच्छा है। डिग्री भी आपको बताया मैंने 21 डिग्री पे बैठे हैं शुक्र, तो जातक को निरंतर आगे बढ़ाते जाएंगे। अब कुछ उपाय मैंने इनके लिए बताया है कि बुध, हालांकि नीच भंग होना एक विकल्प है, तो बुध का यहाँ पर यदि रत्न ये धारण करते हैं तो अत्यंत श्रेष्ठ होगा। भगवान गणेश की आराधना करना चाहिए और ओम गंग गणपति नमः मंत्र का जाप नित्य 3 माला या 5 माला या 7 माला करें। डेली भगवान गणेश को दुर्वा चढ़ाएं और साथ ही साथ जो है एक पन्ना, लगभग 6-7 रत्ती का पन्ना धारण करें अपनी कनिष्ठिका उंगली में। और शुक्र का रत्न ओपल भी ये धारण कर सकते हैं। हालांकि ओपल मैंने आपको पहले बताया कि शुक्र यहाँ पे मजबूत है, तो जातक को अपने चरित्र पे विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो जातक एक ओपल भी पहन सकता है शुक्र के लिए, जिससे क्या होगा, लग्न मजबूत होगा तो बृहस्पति का जो है वो विपरीत राजयोग का संपूर्ण फल जातक बड़े आसानी से प्राप्त कर सकता है। कुंडली अत्यंत श्रेष्ठ है और कुछ विशेष करने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही साथ यदि ये जातक सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करे तब भी इसके लिए लाभदायक होगा। और शनिदेव नीच राशि के बैठे हैं तो डेली संध्या काल में पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके एक सरसों का तेल का दीपक जला करके और शनि देव के बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रौम शह शनिश्चराय नमः, इसका यदि जातक 1 माला डेली जाप करे और साथ ही साथ प्रत्येक शनिवार और अमावस्या को जाके पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और हनुमान जी के दर्शन करें, तो निस्संदेह ये सफलता कुंडली देने वाली है और जातक सफलता पाएगा और जातक सफलता पा रहा है। अत्यंत श्रेष्ठ कुंडली है, कहीं भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। यकीन है कि आपको आज इस कुंडली अध्ययन का कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। आप भी देखिए, यदि मुझसे कहीं चूक हो गई है तो कमेंट में बताइए। तो आपका दिन मंगल हो इस मंगल कामना के साथ। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।